नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी संस्था द्वारा जो पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज एक अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, ये जो सीरीज है ये क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में है। आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे और उसके साथ उस क्वेश्चन से संबंधित पूरे डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पर होंगे। अभी जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत से क्वेश्चन पॉलिटी के, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में अपने सीरीज से आए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में पॉलिटी के कुछ ना कुछ भाग तो होते ही हैं। और लगभग ये सीरीज़ अब समाप्ति की ओर है। 25-26 लेक्चर हो चुके हैं इसमें और काफ़ी सारगर्भित लेक्चर हैं ये। और आज से हम चालू करेंगे, राज्य सरकार बोल सकते हैं या राज्य का विधानमंडल बोल सकते हैं, मतलब केंद्र सरकार से हटके अब अपन आ गए हैं राज्य सरकार में। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, एज अ टीज राज्य सरकार में क्या होता है? राज्यपाल। फिर से दोहरा रहा हूं, जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र सरकार में लोकसभा होती है वैसे राज्य सरकार में विधानसभा होती है। जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा होती है वैसे राज्य सरकार में विधान परिषद होता है। ठीक है, तो वहां भी सरकार के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्य सरकार में भी सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। पर विधान परिषद जो है वो भारत के सभी राज्यों में नहीं है। जो विधान परिषद है वो भारत के सभी राज्यों में नहीं है। वर्तमान में ये केवल 6 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में भी था, हट गया जब से आपका धारा 370 हटी है ना, विशेष राज्य का दर्जा, तब से हट गया। ठीक है, तो ये तो बात का डिस्कशन है। तो आज हम राज्य सरकार की जो पहली कड़ी है जिसको बोलते हैं क्या? राज्यपाल। आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य सरकार में कौन होता है? राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से थोड़ी कम होती है। ठीक है, जितनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है उतनी राज्यपाल के पास नहीं होती, लेकिन बहुत सी शक्तियां दोनों के पास सेम टू सेम होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला है राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और आपका कौन सा संविधान संशोधन? आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति है ना 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 153 में है। 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में आपके 7वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया है संशोधन करके कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यहां भी हो गया। जैसे
इसी क्रम में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन थी? एमपी की जो राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, वो एमपी की भी राज्यपाल थी और छत्तीसगढ़ की भी थी जब हमारे यहाँ राज्यपाल जी की मृत्यु हुई तब। ठीक है, तो एक आदमी को एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 ये हमेशा पूछता है राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 153 में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 154, है ना, अनुच्छेद 154 इसमें यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। जैसे वहां अनुच्छेद 53 में कहा गया था क्या कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होती है? राष्ट्रपति में। वैसे ही सेम टू सेम जैसे केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 154। राज्य सरकार के सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के। राज्य सरकार के सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, सेम टू सेम राष्ट्रपति जैसा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 155, है ना, अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? यह हमेशा पूछता है, नियुक्ति कौन करेगा जी? राज्यपाल की। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन जो हमारा फॉर्मेट है। होप सो आप लोग को डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अनुच्छेद 150 क्या था? 153 में कहा गया है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। और इसी में 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को, किसको? एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 154 में क्या कहा गया है? 154 में कहा गया है क्या? राज्य की कार्यपालिक शक्ति, क्या? कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। यह कब कहा, किसमें कहा गया है? 154 में। 155 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी नियुक्ति बताई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा वैसे वैसे डिस्कशन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अनुच्छेद 154 में मैं आपको बताया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से काम करती है? राज्यपाल के। जैसे केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से काम करती है? राष्ट्रपति। सेम टू सेम राज्यपाल की किसके नाम से काम करेगी? राज्य की किसके नाम से काम करेगी? राज्यपाल। ऑप्शन होगा बी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, है ना। सरकार का सबसे प्रमुख, राज्य सरकार का सबसे प्रमुख आदमी कौन है? राज्यपाल। पूरे काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन करता है जी? भारत का राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार। ठीक है, और अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 156 देख लेते हैं 2 मिनट, है ना। अनुच्छेद 156 क्या है? अवधि। कितना? पदावधि। किसकी अवधि? राज्यपाल की पदावधि, है ना। राज्यपाल की पद अवधि कितने दिन तक रहेगा ये अवधि? ये अपने, है ना, पद ग्रहण करने से कितने साल तक? 5 साल तक रहेगा। ये तो पहली बात हो गई। 156 में आपको बोल रहा है कि राज्यपाल कितने साल तक रहेगा जी? 5 साल तक। कब से? पद ग्रहण करने से। कब से? पद ग्रहण करने से। यही वाला क्वेश्चन अभी सीजीटेट में आया था, सीजीटेट में संडे के पेपर में ये क्वेश्चन आया है ना।
कि राज्यपाल कब से 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है? कब? पद ग्रहण करने से, नियुक्ति से नहीं। अब नियुक्ति कर दिया 20 दिन पहले, वो पद ग्रहण कर रहा है 20 दिन बाद आके, तो उसकी गिनती कब से चालू होगी? जिस दिन वो पद पर बैठेगा, पद ग्रहण करेगा, पहली चीज। तो कितने साल के लिए होती है जी? 5 साल के लिए। लेकिन ये किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, पहला तो नॉर्मल सा लाइन है कि 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, दूसरा लाइन बता रहा हूं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का हाथ है तब तक ये पद पर रहेगा। मतलब ये 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है, 5 साल के बाद भी हटाया जा सकता है। वैसे तो नॉर्मली ये 5 साल तक रहेगा, लेकिन ये एक्चुअली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है राज्यपाल अपने पद पर। राष्ट्रपति चाहा तो 2 दिन में हटा देगा, राष्ट्रपति चाहा तो 5 साल के लिए और बैठा देगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। इसीलिए राज्यपाल को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, जो कहां काम करता है? राज्य में। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, जो कहां काम कर रहा है? राज्य में। मतलब वो केंद्र सरकार का एजेंट है, वो वहां से भेजा गया है भाई। ठीक है, तो 156 में इनकी पदावधि बताइए, सामान्यतः 5 साल है, लेकिन ये एक्चुअली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। चलिए जी, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 155 हो गया। ठीक है, उसके बाद है ना, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है जी? बताइए। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 155। 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अभी पढ़े हैं, ये हो गया। चलिए फटाक से आगे देखते हैं। भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी ऐसी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। ठीक है, पेपर में कितना ही कठिन दे देगा जी, क्या ही दे देगा, बस वो क्या करेगा, क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रैक से हटा के पूछ सकता है। जैसे इसमें देखिए, भारत के राज्यपाल के लिए क्या सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता चाहिए, तीसरा है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, चौथा है। चलिए परफेक्ट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए, काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, यकीन मानिए हमारी संस्था द्वारा आपको पूरा सारगर्भित तैयारी करवाया जाएगा। आपको हर क्वेश्चन का, हर ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ताकि ये क्विक रिवीजन जो आपका है वो बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। देखिए भाई, भारत का राज्य, किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। अब बशर्ते वो यहां पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, इससे मतलब नहीं है। तो जन्म से बोल रहा है, मतलब उस आदमी को यहीं पैदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। भारत का राज्यपाल होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। कई ऐसे लोग होंगे, जब भारत बना तो वो कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश में रहे होंगे, यहां आके राज्यपाल बन गए, नेता बन गए, तो क्या जन्म से यहां तक थे? नहीं, उसको बस भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो ये तो गलत हो गया। आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। भारत का किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वैसे राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसको तो राष्ट्रपति बैठाता है जी, उसको योग्यता की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 और 4 सही। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है। ठीक है, देखिए राज्यपाल के पद के लिए 2 ही योग्यता है।
पहला है भारत का नागरिक होना और दूसरा क्या है कि वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। दो ही योग्यता मांगी जा रही है, भारत का नागरिक होना और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, यहां तक हो गया। और ये भी चीज याद रखिए कि जो राज्यपाल है ना तो विधानसभा का सदस्य हो सकता है और ना ही संसद का सदस्य हो सकता है, उसको किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना है ना। अगर वो सदस्य है तो राज्यपाल बनते ही वो सदस्य पद को खाली कर देगा, तो वो कोई भी सदन का सदस्य नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? योग्यता कौन से अनुच्छेद में बताई गई है जी? योग्यता, ठीक है, राज्यपाल के पद की योग्यता अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता है कि कौन आदमी राज्यपाल का पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता है कौन आदमी राज्यपाल का पद धारण करेगा। देखिए 156 तक अपन कहां है? 156 में है अपन पदावधि, और 157 में कहा? 157 में क्या है? राज्यपाल के पद की योग्यता, राज्यपाल के पद की योग्यता। ठीक है, योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक, तो 53 में बोला है एक राज्यपाल होगा, 54 में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख, 55 में राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है, 56 में उसकी पदावधि और 57 में योग्यता है। ठीक है, लाइन से चल रहा है। तो कौन से अनुच्छेद में योग्यता की बात कही गई है? 57 में। दो योग्यता है, पहला क्या है? भारत का क्या हो? नागरिक हो, क्या हो? और दूसरा क्या हो? आयु 35 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? ठीक है, तो कहीं क्या राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा? बिल्कुल लेगा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार शपथ लेगा जी? 159। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 159 में। किसका है? राज्यपाल का शपथ। यह शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। गलत, वो अनुच्छेद के अनुसार शपथ लेता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 159 के अनुसार। तीसरी अनुसूची में राज्यपाल का शपथ नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन लोग के शपथ की बात कही गई है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायमूर्ति के सामने शपथ लेगा। बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बिल्कुल सही है। यहां क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आपको घुमा दिया दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो अनुच्छेद 159 क्या बोल रहा है कि राज्यपाल पद की शपथ लेगा, और पद की शपथ लेगा, वो शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। संविधान की पहली अनुसूची क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में है शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो उसमें जिन लोगों को शपथ की बात की गई है उसमें राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के द्वारा। ठीक है, तीसरी अनुसूची में राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। तो यहां क्या बोल रहा है? तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में भैया उसका नाम है ही नहीं, है ना। उसके बाद राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है ना। राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कौन शपथ लेता है? राज्यपाल। अगर वो भी नहीं रहेगा तो हाई कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट के सामने शपथ लेगा। ठीक है, उसके बाद राज्य शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो यहां बस तीसरी अनुसूची के कारण यह ऑप्शन गलत हो गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 4। ऑप्शन 1, 3, 4। ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की क्या है? शपथ है। और शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा किसको? राज्यपाल को शपथ। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, बिल्कुल निहित है ना। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए तो पद पर रहता है। और राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत। तो देखते हैं चारों सही है। इसमें ऑप्शन क्या होता है जी? ऑप्शन क्या होगा? सभी चारों सही हैं। अब देखो अपना जो डिस्कशन चल रहा है पूरा एक क्वेश्चन में आ गया। आपको पता है कि अनुच्छेद 150 कौन सा? 155 के अनुसार, 155 के अनुसार राज्य 155 अनुच्छेद 155 कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 156 कार्यकाल सामान्यतः 5 साल और राष्ट्रपति की इच्छा पर। उसके बाद 154, ठीक है, 154 क्या? कार्यपालिका शक्ति, है ना। उसके बाद ये भी क्या आएगा? 156 में आएगा। तो चारों बातें सही हैं। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हमको पता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यंत वो पद पर धारण करता है, ठीक है। वैसे सामान्यतः 5 साल रहता है, ये भी सही है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4, चारों सही है। ठीक है, चलिए किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोल रहा है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, सही है कि गलत? सही है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है कि गलत? सही है। 5 वर्ष तक पद पर रहता है, सही है कि गलत? यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पद अवधि से पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है, सही है कि गलत? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये किसकी इच्छा पर पद धारण करता है? राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, राज्यपाल को हटाने का कोई तरीका नहीं है। राष्ट्रपति बोलेगा वहां से हट जाओ, राज्यपाल हट जाएगा। सरकार, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है कि वो राज्यपाल को हटा दे। ठीक है, तो वो किसके पद से, किसके मन से हटता है? राष्ट्रपति। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कैसे? एक बार देख लो। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी पता है। 5 साल तक पद में रहेगा, ये भी पता है। पर राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, ना कि राज्य सरकार। राज्यपाल को हटाता कौन है जी? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, ठीक। और राष्ट्रपति हटाने से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, है ना। हटाता है राष्ट्रपति और सलाह किसकी लेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो यह गलत है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है जी? राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्यों? क्योंकि जो आदमी नियुक्त करता है उसी के प्रति आदमी उत्तरदायी होता है। मैं तुमको कहीं बुलाया हूं खाने के लिए, तो तुमको खाना खिलाने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है। तो भैया बैठाया कौन है पद पर? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के ही प्रति उत्तरदायी होता है कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है जी? त्याग पत्र भी वो देता है किसको? राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था और ऑप्शन रहता था मुख्यमंत्री, सब लगा देते थे मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देता है। नहीं भैया, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। निम्नलिखित में से कौन
भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। अभी बताया अनुच्छेद 156 सामान्यता कार्यकाल कितना है जी, 5 साल का। लेकिन वो किसके मर्जी से पद पर रहेगा, किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के। कौन, राज्यपाल। तो यहां राज्यपाल है, बिल्कुल है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य मतलब कौन जी, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश जो डायरेक्ट केंद्र के अंतर्गत शासन करते हैं। राज्य सरकार में क्या होता है, विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य सरकार में विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है, वो खुद शासन करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश, नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, तो वहां वो किसके अंतर्गत काम करेंगे, राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश को कौन चलाता है जी, राष्ट्रपति। हमारे यहां कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, 3, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली। जिसमें जम्मू कश्मीर में अभी सरकार नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन ही चल रहा है। अभी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में भी, फिर वहां सरकार बनेगी। ठीक है, तो हमारे यहां 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, कौन से, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना। तो भैया केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, बताइए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ, कंटीजेंसी फंड ऑफ क्या, स्टेट, ए और बी दोनों। तो भैया बताइए राज्यपाल काम किसके लिए करता है दी, बताइए। राज्यपाल काम राज्यों के लिए करता है, तो उसको वेतन कौन देगा, राज्य सरकार देगी। तो कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट से, है ना, राज्य की संचित निधि बोलते हैं इसको, राज्य की संचित निधि से। कहां से, राज्य की संचित निधि से किसको वेतन दिया जाएगा, राज्यपाल को। ठीक है, यह हमेशा पूछता है कि राज्यपाल को वेतन कौन देता है। भैया राज्यपाल को वेतन वो राज्य का फंड देगा जिस राज्य में वो काम कर रहा है। अगर एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, कोई एक आदमी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसको जिन जिन राज्यों का वो राज्यपाल है उन लोग अनुपात में बांट के वेतन देंगे। कोई एक राज्य नहीं देगा, वो वेतन उसके अनुपात में बढ़ जाएगा। अभी कितना है राज्यपाल का वेतन, कितना है जी, 3 लाख, 4 लाख, बढ़ गया है अभी, है ना, 3.5 लाख है। हाँ 3 लाख 3.5 लाख कुछ होगा। ठीक है, चलिए। तो राज्यपाल को, वैसे राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है ना, तो इसका 3.5 लाख होगा। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल जिस राज्य में काम करेगा उस राज्य का क्या संचित निधि उसको वेतन देगा, वो केंद्र सरकार से ले लेगा वेतन। ठीक है, ₹3,50,000 है राज्यपाल का वेतन। ठीक है, इसका वेतन कितना है जी, 3,50,000 रुपए। बढ़ गया, पहले कम था, 90,000 या कुछ 1 लाख था, अभी कितना हो गया, 3,50,000 हो गया। और ये वेतन कहां से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। अगर कोई आदमी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो सब राज्य मिला के अनुपात में उसको वेतन देंगे, लेकिन देगा कौन, राज्य देगा। ठीक, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, बताइए कैसे होंगे। राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटा जाएगा जैसा कौन अवधारित करे, राष्ट्रपति। अभी इस बात पे बात हुई है
कि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वेतन अनुपात में बांटा जाएगा, है ना। राज्य लोग मिल के वेतन देंगे और कौन बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा देने के लिए। अवधारित करे लिखा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? मतलब ऐसे काम जिसको राज्यपाल अपने मन से कर सकता है, विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। चलिए पढ़ लिए। विवेकाधीन शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिसको वो अपने मन से कर सकता है, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के करने वाली शक्तियां क्या कहलाएगी? विवेकाधीन शक्तियां। मतलब उससे उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, वो अपने मन से कर सकता है। तो पहला क्या है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सही है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो क्या करता है, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजता है कि यहां अच्छे से काम नहीं हो रहा है, यहां आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक है। अगर कोई राज्य में काम अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर कोई राज्य में काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? जब राज्यपाल यहां से अपनी रिपोर्ट भेजेगा या राज्यपाल बता देगा कि भैया यहां से अच्छे से काम नहीं हो रहा है, यहां क्या करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। ये मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से पूछे बिना ये काम कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है उसकी विवेकाधीन शक्ति है। मंत्रियों की नियुक्ति ये विवेकाधीन नहीं है, क्योंकि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए क्या जरूरी है? सलाह जरूरी है। सलाह किसकी? मुख्यमंत्री की। तो ये उसके विवेकाधीन नहीं है ना, विवेकाधीन नहीं है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेक से नहीं करता, बल्कि वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अपने विवेक से नहीं करता, वो किससे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यह भी सही है। राज्यपाल को यह हक है कि अगर विधानसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक के रख सकता है, वापस लौटा सकता है या फिर राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है ना। अगर कोई विधेयक, कोई सरकार, कोई विधानसभा पास करके राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल को कुछ समझ नहीं आता तो राज्यपाल उस विधेयक को कहां भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। कहां भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 201 के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 201 के द्वारा। अनुच्छेद 200 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 200 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 200 के द्वारा कोई भी विधेयक को राज्यपाल किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास। राज्य सरकार के विधेयक को विधेयक पर कौन साइन करता है? राज्यपाल। राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो विधेयक पर कौन साइन करता है? राज्यपाल।
पर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि राज्यपाल उस विधेयक पर स्वयं साइन न करके किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 200। तो ये भी क्या है, इसकी विवेकाधीन शक्ति है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम ये राज्यपाल नहीं बनाता। तो राज्यपाल अपने मन से दो काम कर सकता है। यहां लिखे हुए काम में राज्यपाल अपने मन से केवल दो काम कर सकता है। एक, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां कहां राष्ट्रपति के पास लेटर भेज सकता है, और दूसरा कि कोई विधेयक है ना जिसको विधानसभा ने राज्यपाल के पास भेजा है, उस विधेयक को राज्यपाल कहां भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है अनुमति के लिए, अनुच्छेद 200 के द्वारा। तो क्या सही है जी, 1 और 3 सही है। क्या सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ठीक है, आरक्षित रख सकता है। बताइए कौन से अनुच्छेद के अधीन? अभी बताया ना, कौन से अनुच्छेद के अधीन जी? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुच्छेद 200 के द्वारा, ठीक है, विधेयक है ना राज्यपाल कहां भेज देगा, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज देगा। कहां भेज देगा, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए। अनुच्छेद 200 में विधेयक जाता है किसके पास, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल उस विधेयक को कहां भेज देता है, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? बहुत जबरदस्त, अध्यादेश कौन से अनुच्छेद से? बताइए भाई, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 है ना, अनुच्छेद 123। ठीक है, और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद से जारी करता है? ठीक है, 213। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 123, सॉरी हाँ 123, और राज्यपाल की 213। देखिए अध्यादेश क्या होता है, कानून कैसे बनता है? पहले कानून एक सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा, तब कानून बनेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि सदन चलता नहीं है, सदन काम नहीं कर रहा है और कानून बनाना है इमरजेंसी में, तो बिना सदन में पास किए राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून पर सिग्नेचर करता है और कानून को लागू कर देता है। मतलब बिना प्रोसेस के कानून बनने को अध्यादेश द्वारा कानून बनाना कहा जाता है। ठीक है, बिना प्रोसेस के कानून बनने को अध्यादेश द्वारा कानून बनाना कहा जाता है। पर भैया प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि समय ही नहीं है प्रोसेस फॉलो करने का, तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। तो अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। ये एक कानून ही है जो बिना सदन में पास हुए लागू हो गया है, लेकिन जब सदन की बैठक चालू होगी तो इसको बाद में पास करा लिया जाएगा, लेकिन अभी उसको लागू करने के लिए भेज दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जब मतलब सदन ना चल रहा हो और राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई कानून को बनाकर लागू कर दे तो वह अध्यादेश के द्वारा होता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास 123 है और राज्यपाल के पास 213 है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है?
राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है जी, ये बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? करता है। बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है? करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पर इनको सॉरी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पर इसको हटाता कौन है? इसको हटाता कौन है जी, बताइए। यह कई बार पूछा गया है। इनको हटाता राष्ट्रपति है ना। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। चलिए, तो आपका सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। तो ये किसकी नियुक्ति नहीं करता है जी? ये आपका सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना। राज्यपाल बस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है ना, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बाकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? बाकी सबकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की भी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की भी करता है। पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति ये करता है, हटाता राष्ट्रपति है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह मृत्युदंड, हाँ, राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना। जैसे ठीक है, केंद्र में क्या होगा? राष्ट्रपति। राज्य में क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, यह है राज्य। केंद्र में क्या होगा? राज्यसभा। राज्य में क्या होगा? विधान परिषद। विधान परिषद। केंद्र में क्या होगा? लोकसभा। राज्य में क्या होगा? विधान
सभा। ठीक है, तीनों जगह तीन तीन चीजें होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? विधायिका। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद। और संसद के अंग कौन है? ये है तीन अंग। कल कल आपका टेट में भी पूछा था। संसद के ये अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये तीनों मिलकर केंद्र सरकार के लिए कानून बनाते हैं। राज्य सरकार के लिए कौन बनाता है? ये तीनों मिलाते हैं। इसको बोलते हैं राज्य का विधान मंडल। क्या? विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो राज्य के विधानमंडल का अंग राज्यपाल होता है। राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा भी होती है। पर ये जो विधान परिषद है ना, ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है। केवल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। केवल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। इसमें कौन सा है? यूपी है ना, बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और उसके बाद तेलंगाना है। यही 6 जगह बस विधान परिषद है, बाकी और कहीं नहीं है। विधान परिषद को बनाना या रखना ये अपने राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो यही 6 राज्यों में है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह कितने सदन है? केवल 2 सदन, है ना, 2 सदन। बाकी जगह कितने अंग है? केवल 2 अंग है। 2 अंग कौन? राज्यपाल और विधान सभा। तो जैसे केंद्र सरकार है वैसी राज्य सरकार है ना। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का ये आपका पद है, वैसी राज्य सरकार में राज्यपाल का पद है। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ गया। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है? हाँ होता है। राज्य की विधायिका में क्या आता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो अंग तो है भाई, पहला क्वेश्चन सत्य हो गया। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? नहीं। अनुच्छेद कौन सा? 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। वैसे ही राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, पर राज्यपाल मृत्युदंड को छोड़कर बाकी सभी दंडों को क्षमा कर सकता है। यह बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो कि मृत्युदंड को क्षमा करने की एकमात्र शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड को क्षमा करने की एकमात्र शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, बिल्कुल सही लिखा है ना। और राज्यपाल के पास कोई आपातकालीन शक्ति भी नहीं है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। और 3 टाइप का आपातकाल, क्या है ना? राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये तीनों कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। इसमें राज्यपाल का कोई हाथ नहीं है। तो भैया ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई नहीं चली जाएगी, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धि भक्ति उसके सेवा के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, सही है। चलिए बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए, ठीक, राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते, आपराधिक मामले नहीं लगा सकते, ठीक है। राज्यपाल के विरुद्ध
उसके पद में रहते हुए आप कोई भी उसके ऊपर आपराधिक केस नहीं चला सकते। सिविल केस चला सकते हो, आपराधिक नहीं चला सकते, क्रिमिनल नहीं चला सकते, सिविल चला सकते हो, है ना। सिविल आप चला सकते हो, दीवानी चला सकते हो, अपराधी नहीं चला सकते, है ना। तो ये याद रखिएगा, आपराधिक बोल रहा है ना, दांडिक मतलब आपराधिक, आपराधिक मतलब क्रिमिनल। क्रिमिनल केस नहीं चलेगा राज्यपाल के ऊपर उसके पद पर रहते हुए, है ना। सिविल केस चल सकता है, पर उसके लिए भी उसको 2 महीना पूर्व सूचना देना दुनियादारी नियम है, ठीक है। सिविल केस चलाने के नियम है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियम है ना। आपराधिक केस आप नहीं चला सकते, और जब वो अपने पद पर है तो उसके वेतन और भत्ते को आप कम नहीं कर सकते। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। जब कोई आदमी राज्यपाल है और पद पर है तो आप उसके ऊपर कोई भी केस, आपराधिक केस, क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। चला सकते हो तो सिविल केस चला सकते हो, ठीक है। और राज्यपाल जब पद पर है तो आप उसके वेतन और भत्तों को कम भी नहीं कर सकते। तो दोनों कथन सत्य है। वेतन और भत्ते कम कर दोगे, है ना। मान लो कोई राज्यपाल आया, अभी उसका वेतन 3.5 लाख रुपए है ना, पता नहीं आपको उससे क्या दुश्मनी हुई, आप उसका वेतन 1 लाख करूंगा सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप उसके पद पर रहते हुए उसके वेतन और भत्तों को कम नहीं कर सकते, इसलिए इनका वेतन बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी, ठीक है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं जी। सत्य नहीं है, नहीं है बोल रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। बताइए, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना आवश्यक है, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, लेवल का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते क्या सही नहीं है बोल रहा है, नहीं है ना। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है ना, ये सही है। भैया अगर आप शासकीय कार्य कर रहे हो, अगर आप शासकीय कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप शासकीय कार्य कर रहे हो, ठीक, तो कोई उस काम के लिए आपके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। राज्यपाल रोड बनाने के लिए जगह खाली करने का निर्देश दिया, लोगों ने जगह खाली नहीं किया, नगर निगम वाले, सरकार जो भी है उसका घर तोड़ दी कि जगह खाली करो, तो आप ये केस नहीं कर सकते कि राज्यपाल ने मेरा घर तोड़वा दिया। ऐसे ही बहुत से, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए था, ऐसे ही बहुत से काम हैं जो उनको विकास के लिए, देश को चलाने के लिए करना पड़ता है, जिसमें कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ को फायदा होगा। तो कोई भी आदमी राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर केस नहीं कर सकता कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया है। तो वही बोल रहा है, शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति, मतलब आप अगर कोई शासकीय काम कर रहे हो, सरकारी काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, यह भी सही है। भैया कोई भी न्यायालय यह नहीं बोल सकता कि राज्यपाल तुम ये काम करो, विवश नहीं कर सकता, सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना आवश्यक है, यह भी सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप राज्यपाल के ऊपर कोई भी आपराधिक या क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, कोई भी आपराधिक या क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हो, लेकिन सिविल केस कर सकते हो। सिविल केस कब? जब वो व्यक्तिगत कार्यों के लिए दोषी पाया गया। राज्यपाल अगर व्यक्तिगत कार्यों के लिए दोषी पाया गया तो सिविल केस कर सकते हो। अब 2 भाई हैं, एक भाई राज्यपाल है, एक भाई नॉर्मल है। तो भाई जो राज्यपाल है, अगर वो पहले भाई की जमीन ले रहा है, पहले भाई की जमीन को जबरदस्ती छीन लिया, तो
राज्यपाल के ऊपर 2 महीने पहले सूचना देके आप केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उसका व्यक्तिगत मामला है ना। और ये जो जमीन जायदाद का मामला होता है ये सिविल मामले होते हैं, तो इसको आप केस कर सकते हो। सिविल मामले में केस किया जा सकता है। उसके लिए कितने महीने पूर्व सूचना देनी पड़ती है? 2 माह पूर्व। किसको? राज्यपाल को। और किस कारणों से? व्यक्तिगत कारणों से। ठीक है, तो ये भी सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये नहीं है भैया, ये नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज या ड्रॉबैक बोल लो। आपको पता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा और राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, है ना। दोनों प्रमुख हैं लेकिन नाम मात्र के प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है, नाम मात्र के प्रमुख है। मतलब इनका सिर्फ नाम चलेगा, पूरा डायरेक्शन पीछे से कौन देता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देती है। तो ये नाम मात्र के प्रमुख है। तो कोई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को या राज्यपाल को क्या सलाह दिया है, यह न्यायालय में नहीं पूछा जा सकता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद क्या गेम प्लान किए हैं, क्या प्लान बनाए हैं, क्या सलाह किए हैं, यह न्यायालय नहीं जान सकता। ये गुप्त बातें हैं, इसको किसी भी हाल पर न्यायालय द्वारा नहीं पूछा जा सकता, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो। कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अगर कुछ योजना बना रहे हैं, राष्ट्रपति को बता रहे हैं, तो आप उसको न्यायालय में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमको बताओ, हमको दिखाओ, है ना, क्या कर रहे हैं उन लोग, ये नहीं पूछ सकते। ये दोनों के बीच की बात है। ठीक है, तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है उसको न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? यही असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? आपको पता है महाभियोग शब्द किसके लिए यूज होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या होता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक, उपराष्ट्रपति को भी कैसे हटाते हैं? उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक, केवल एक आदमी को हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं है और वो है राज्यों के राज्यपाल। ये किसके मन से हटते हैं जी? ये मन पर हटते हैं राष्ट्रपति के मन से, है ना। उपराष्ट्रपति को कहां हटाया जाता है? राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में बाकी सबको हटाने के प्रावधान हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग शब्द केवल यूज होता है राष्ट्रपति के लिए, बाकी के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और भारत के उपराष्ट्रपति को कहां हटाया जाता है? राज्यसभा में। केवल एक आदमी को हटाने का कोई भी विधि नहीं है और वो है भारत के राज्यपाल लोगों को। इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति की इच्छा से। चलिए, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू कहां की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। कहां की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस।
प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी स्मृति में बताइए? हाँ, सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में? सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीति जुड़ाव ना हो तथा उसने हाल में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो? भैया, ये एक आयोग आया था जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या किया था? सुझाव दिया था। एक आयोग बना था जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सुझाव दिया था और सुझाव देते हुए बोला था कि अगर तुम किसी आदमी को राज्यपाल बनाना चाहते हो तो वो जिस राज्य का है उस राज्य में राज्यपाल मत बनाओ, कहीं दूसरे बनाओ। या किसी राज्य में कोई राज्यपाल बन रहा है तो वो आदमी उस राज्य का ना हो। ठीक है, जिस राज्य का है उसी राज्य में राज्यपाल मत बनाओ। दूसरा, वो राजनीतिक से ना जुड़ा हो। दूसरा क्या? वो राजनीति से ना जुड़ा हो। ऐसा कौन से आयोग ने कहा था? कौन से आयोग ने कहा था जी? ये कहा था सरकारिया आयोग। ये पूछा जाता है, सरकारिया आयोग ने ये कहा था कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हो तो वो उसी राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में राज्यपाल बन रहा है, और दूसरा उसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? सरकारिया आयोग ने कहा। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राज्यपाल से संबंधित। तो दोस्तों, आई होप सो ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो और यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, अभी के एग्जाम में आप देख रहे हैं कि पॉलिटी से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज है आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। अभी वर्तमान में और भी जो परीक्षाएं होने वाली, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो या कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा हो, उसमें आपको ये काफी हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए। यकीन मानिए हम साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।